नमस्कार, मैं यशवीर सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद यशवीर सर पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक भारत को हम पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ अपने आपके इस YouTube चैनल पर हम लोगों ने SD यादव मैथ्स को पूरा कवर कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी और साथ ही साथ विज्ञान को भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें एक वीडियो आपकी अपलोड अब तक हो चुकी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मैसूर राज्य, क्योंकि इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी, किस प्रकार से चिनकिलेज खान वगैरह को पूरा डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे मैसूर राज्य को। आज मैसूर राज्य को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ दो डायग्राम बना लेते हैं। एक छोटा डायग्राम अभी बना लेते हैं, इसको रफ भी कर देंगे। एक डायग्राम हमारा ये है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये आपका कर्नाटक है इस प्रकार से, ठीक है। ये बच्चों कर्नाटक। यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है त्रावणकोर, इसका नाम है त्रावणकोर। ये बच्चों कर्नाटक, ठीक है। ये 18वीं शताब्दी के मध्य का मैप है, मध्य 18वीं शताब्दी, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से एक राज्य और है, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके, ऐसे। इस राज्य का नाम क्या है बच्चों? मैसूर। और यहाँ पर ऊपर इस प्रकार से एक राज्य है, उसका नाम क्या है आपका? हैदराबाद, हैदराबाद। और यहाँ पर इस प्रकार से ये सब जो फैला था, बंगाल तक हिस्सा था, ये सब किसका था बच्चों? ये था आपका मराठों का। तो ये जो डायग्राम है आपका कर्नाटक, यहाँ पर आपका मैसूर राज्य था, यहाँ आपका त्रावणकोर हो गया और ये आपका हैदराबाद हो गया। तो ये मध्य 18वीं शताब्दी का डायग्राम है, ठीक है। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस मैसूर राज्य को डिस्कस करेंगे। हमें जो पढ़ना है ये वाला पूरा का पूरा मैसूर राज्य पढ़ना है, ठीक है। एक छोटा डायग्राम, इसको रफ कर रहे हैं। ये डायग्राम आई थिंक हर वीडियो में लगभग बना ही है, मेरी पिछले 2 वीडियो में। तो इसको रफ कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। एक न्यू डायग्राम बना रहे हैं वर्तमान का, है ना, जिसमें आपकी वर्तमान की स्थिति क्या होगी? स्पष्ट होगी, ठीक है। और ये डायग्राम हमें लास्ट तक भी हेल्प करेगा पूरी वीडियो में इसमें, ठीक है। तो एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं छोटा सा हम लोग। ये आपके वर्तमान को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप जानते हो इस प्रकार से एक राज्य है भारत का, कुछ इस प्रकार से। प्रॉपर डायग्राम तो नहीं बनेगा। वर्तमान में इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। यहाँ पर एक राज्य और है भारत का इस प्रकार से, और बच्चों इसका नाम क्या है आपका? केरल, ठीक है। और इस प्रकार से एक राज्य भारत का और है यहाँ पर इस प्रकार से कुछ है, ठीक है बच्चों। इसका नाम है आपका वर्तमान में आपका आंध्र प्रदेश, AP लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। और एक राज्य इस प्रकार से भारत का और है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। इसका नाम है बच्चों आपका कर्नाटक, ठीक है। ये बच्चों आपका कर्नाटक, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं इस प्रकार से कर्नाटक, ठीक है। इस डायग्राम की हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी, डायग्राम को बना रहने देते हैं, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये आपका कर्नाटक, क्लियर। अब हम आगे बढ़ाते हैं आज के टॉपिक को अपने को, ठीक है। तो देखो, आप एक चीज़ जानते हो कि मैसूर राज्य अगर कहा जाए तो 18वीं शताब्दी, जो आपकी 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य एक बड़ी शक्ति के रूप में धीरे धीरे क्या हो रहा था? उभर रहा था। और वास्तव में इसकी जो स्थापना हुई थी बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई थी, बड़ी एकदम अचानक चीज़ें डेवलप हुई थी। हाँ, ये बात ठीक है कि उत्कर्ष के जो चरम सीमा पर पहुंचाया था हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने इसको इसकी चरम सीमा पर पहुंचाया था। मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो कि 1565 में 1565 में एक युद्ध हुआ था बच्चों, उसका नाम है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। इस तालीकोटा के युद्ध को एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है राक्षस तांगड़ी, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, ठीक है बच्चों। और ये तालीकोटा है कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में, सॉरी कर्नाटक में, यहाँ पर कर्नाटक में यहाँ पर एक स्थल है, उसका नाम है तालीकोटा, तालीकोटा। कहाँ पर है तालीकोटा? तो बच्चों ये आपका कर्नाटक, कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर, ठीक है। कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट क्या है? बीजापुर। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में तालीकोटा स्थित है। यहाँ पर तालीकोटा, यहाँ पर युद्ध हुआ था, वर्तमान में कर्नाटक में है, ठीक है।
तो 1565 में इसमें एक युद्ध हुआ था तालीकोटा का, और आप इस युद्ध के बारे में जानते हो, वनडे एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विनाश है ना तालीकोट युद्ध के द्वारा हुआ था। तो वो आपका कौन सा राज्य था? विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर राज्य का जो विनाश हुआ था वो तालीकोटा युद्ध के द्वारा ही हुआ था 1565 में। इस युद्ध के होने के पश्चात जो विजयनगर इतना बड़ा राज्य का भी साम्राज्य हुआ करता था वो बिखर गया, एकदम छिन्न-भिन्न हो गया। लेकिन उसको लंबे समय तक कुछ शासकों ने संभाले रखा और उसकी बागडोर बनी रही थी। उसी में एक शासक का नाम था बच्चों वेंकट सेकंड। वेंकट सेकंड इसी विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष बचा हुआ था उस पर जो शासन कर रहा था बच्चों वो वेंकट सेकंड कर रहा था। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो 1612 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 1612 ईस्वी की बच्चों हम बात करने जा रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य जो भी बच्चा कोचा विजयनगर साम्राज्य था उसका जो उस समय नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? वेंकट सेकंड कर रहा था। वर्ष 1612 की बात थी। इस वेंकट सेकंड ने क्या करा था, यहाँ पर एक यहाँ कर्नाटक में यहाँ पर बच्चों एक है मैसूर। यहाँ पर क्या है, इधर लिख देता हूँ मैसूर। वर्तमान में मैसूर कर्नाटक राज्य में ही आता है। ये डायग्राम है आपके सामने वर्तमान की स्थिति को दर्शा रहा है, ना कि 18वीं शताब्दी की स्थिति को। ठीक है, तो वर्तमान में मैसूर कर्नाटक राज्य में यह मैसूर आता है। इस पे विजयनगर के शासक ने कार्य करा था। इसने ये करा था कि मैसूर का एक अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम था बच्चा राजा वाडियार। तो बच्चों उस अधिकारी का नाम था राजा वाडियार। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, ये जो यहाँ पर राजा शब्द आया है ना, यहाँ पर जो राजा शब्द आया है, ये राजा शब्द जो है बच्चों ये पूरा एक नाम है। यहाँ किसी उपाधि को शो नहीं करता, जैसे कि राजा महाराजा, वो उसको शो नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर राजा शब्द एक नाम है। राजा वाडियार नामक एक व्यक्ति था। ठीक है, जो कहाँ का था? मैसूर का था। ठीक है, तो ये कोई उपाधि का नाम नहीं है, बल्कि व्यक्ति का नाम ही क्या है? राजा वाडियार। तो वेंकट सेकंड ने 1612 में क्या करा? राजा वाडियार नामक व्यक्ति को, एक अधिकारी था मैसूर का, इसको क्या करा? मैसूर के राजा की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है बच्चों, 1612 में वेंकट सेकंड ने राजा वाडियार नामक व्यक्ति को मैसूर के राजा की उपाधि प्रदान कर दी। और जैसे इसको मैसूर के राजा की उपाधि प्रदान हुई और बच्चों यहाँ पर एक राज्य की स्थापना हो गई और उस राज्य का नाम क्या हुआ? मैसूर का राज्य कहलाया। क्लियर? तो ये तो बस स्टार्टिंग थी, इसके समय की बात है, 1612 की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका वास्तव में ये राज्य मैसूर राज्य चरम सीमा पर जो पहुंचा वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय पहुंचा था। ठीक है, वो वहां पर अभी हम आएंगे, पहले बेसिक को और समझते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर राजा वाडियार के नेतृत्व में मैसूर, अब आपसे पूछेगा मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप सीधा आंसर कहोगे राजा वाडियार। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा मैसूर राज्य की स्थापना के समय विजयनगर का शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा वेंकट सेकंड। आपसे पूछेगा किस वर्ष मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी, आपका आंसर होगा बच्चों 1612। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आ गई? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके पश्चात क्रमवाई कुछ शासक रहे थे और वो क्रमशः चलते रहे। लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण है वो पढ़ना होगा इसमें, कि इतना महत्वपूर्ण छोटे मोटे शासक हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहां से आगे कहानी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या बच्चों। आगे चल के एक शासक था चक्का देवराज वाडियार। आगे चल के एक शासक बना चक्का देवराज वाडियार। मैं इसके विषय में जो बात बताने जा रहा हूं आपको वो बात थी 1704 की, 1704। इसके समय तक आते आते चक्का देवराज वाडियार के समय तक आते आते जो आपका मैसूर राज्य था वो काफ़ी मजबूत स्थिति में आ चुका था। और सेना जो थी, वो सेना काफ़ी केंद्रीकृत होने लगी थी। अर्थात इस मैसूर राज्य का क्षेत्र बढ़ने लगा था और जो सेना थी वो केंद्रीकृत, सेंट्रलाइजेशन सेना का होने लगा था। ठीक है, इसने हुआ क्या 1704 में बच्चों, इस चक्का देवराज वाडियार ने औरंगजेब, मुगल सम्राट था इस समय, कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार किया। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब यह हुआ कि इसने अपने आप को मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीनता स्वीकार कर ली
और उसको एक प्रकार समर्पण कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये स्वतंत्र था, ऐसा नहीं कि मुगल साम्राज्य ने इसको मिला लिया। हाँ ये बात ठीक है, डायग्राम मुगल साम्राज्य का बनेगा तो वो लगभग यहाँ तक आपको त्रावणकोर को छोड़ के ये बड़ा पूरा हिस्सा आपको मुगल साम्राज्य में डायग्राम में दिखाया जाएगा। क्लियर। अधीनता स्वीकार की कोई बात नहीं, इससे कोई खास विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आगे बात करते हैं। आगे इसके पश्चात एक नया शासक और बना, वो हमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, उस शासक का नाम था बच्चों चक्का कृष्ण राव वाडियार। चक्का कृष्णराव वाडियार हमें ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमें महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, ये शासक हमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक मिनट जरा। तो देखो बच्चों, ये हमें कैसे महत्वपूर्ण है, चक्का कृष्णराव वाडियार कैसे महत्वपूर्ण है। देखो हुआ क्या, ये अल्पवयस्क था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इसके संरक्षक रूप में दो लोग थे, दो भाई थे। एक का नाम था नंजराज, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था बच्चों नंजराज और दूसरे का नाम था बच्चों देवराज। दोनों भाई थे नंजराज और देवराज। तो चक्का कृष्णराव वाडियार के समय में दो भाइयों ने पूरी तरह से शासन पर अधिकार कर रखा था, जिसमें एक था नंजराज और दूसरा कौन था, देवराज। नंजराज कौन था, तो नंजराज समझ लो आप वित्त मंत्री थे एक प्रकार से। जितने भी अधिकार थे, वित्त अधिकार किसके पास थे बच्चों, नंजराज के पास थे। और जितने, ये कौन था बच्चों, ये सेनापति था। ये कौन था बच्चों, सेनापति। तो इसके समय जितनी भी पूरी पावर थी मैसूर राज्य की, वो सारी की सारी किसने संभाल रखी थी, इन दो भाइयों नंजराज ने और देवराज ने। देवराज सेनापति के पद पर था और जो नंजराज था वो बच्चों वित्त अधिकारी, मतलब वित्त अधिकार पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। तो सारा पैसा इसके पास, सेना इसके पास, तो राजा के पास क्या, कुछ नहीं। मेरी बात समझ गए। इस प्रकार से पूरे साम्राज्य पर जो कंट्रोल था इन दोनों ही भाइयों का था। और जो चक्का कृष्णराज वाडियार था, ये केवल नाम मात्र का ही क्या था बच्चों, शासक था। क्लियर, यहां तक आगे बढ़े। ठीक है, अब मेरी बात यहां पर समझना है, इसको यहां रोक रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं किसको, हैदर अली पर आएंगे। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं आपको। इसी नंजराज के प्रभाव में, इसी नंजराज ने सर्वप्रथम हैदर अली को एक सामान्य सैनिक के रूप में क्या करा था बच्चों, भर्ती करा था अपनी सेना में। और हैदर अली अपने प्रभाव से, अपने कहा जाए तो अपने पराक्रम से, है ना, 1759 में मैसूर का सेनापति बनाया जाता है और अपने पराक्रम के द्वारा 1761 में मैसूर का शासक बन गया। तो एक प्रकार से इसी के समय, नंजराज के समय ही क्या हुआ था, जो प्रादुर्भाव हुआ था, उद्भव हुआ था, विकास हुआ था एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में हैदर अली का, वो इसी के समय हुआ था। और इसी को हटा करके हैदर अली मैसूर का क्या बना था बच्चों, शासक बना था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनको सबको छोड़ करके हैदर अली की, क्योंकि अब हमारा प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होगा हैदर अली। क्योंकि हमने यहाँ तक बेसिक समझा, बेसिक कहानी क्या थी, किस प्रकार से युद्ध हुआ था, तालीकोटा, राक्षस तांगड़ी, उसके बाद शासक कौन था, किसके समय परमिशन मिली थी, कौन सा वंश था, वाडियार वंश। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक जो पढ़ा ये सारा का सारा बच्चों क्या, वाडियार वंशी है। क्लियर। और हैदर अली इसको हटा करके गद्दी हथिया लेगा और इसके कोई वैल्यू नहीं थी, इसकी कहानी समाप्ति। कैसे क्या हुआ था बताता हूँ। ठीक है, चलो इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं हैदर अली की सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि हैदर अली ही क्या था, आप जानते हो, इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने साउथ इंडिया में अंग्रेजों को हराया था। इससे पहले, हैदर अली से पहले कोई भी अंग्रेजों को साउथ इंडिया में नहीं हरा चुका था, नहीं हराया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हैदर अली। ठीक है, अगर हैदर अली के सामान्य परिचय की बात करें तो इसका बच्चों जन्म जो हुआ था हैदर अली का, ठीक है, वो हुआ था 1727। कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या था बच्चों इसका, तो जन्म स्थान था बच्चों इसका कोलार। क्या था बच्चों, कोलार। कोलार कहाँ है, तो कोलार बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर क्या बच्चों, कोलार। ठीक है, कोलार कर्नाटक में ही है। तो ये तालीकोटा और ये आपका कोलार, कोलार यहाँ पर हो गया। यहाँ कोलार में वर्तमान में कहाँ पर है ये, कर्नाटक। वर्तमान बच्चों कहाँ पर है, कर्नाटक। उस समय क्या था, मैसूर राज्य में था। ठीक है, तो यहाँ जन्मस्थान कोलार। इसके पिता का जो नाम था बच्चों, पिता कौन था इसका, पिता था बच्चों इसका फतेह मोहम्मद।
इसका जो पिता था फतेह मोहम्मद लंबे समय से पहले से ही मैसूर राज्य के अधीन एक सैनिक अधिकारी था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, हम आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिता फतेह मोहम्मद इसका पहले से ही क्या था, मैसूर राज्य में अधिकारी था। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद नंजराज, जो आपको बताया था अभी, नंजराज के समय में नंजराज इसको एक सामान्य सैनिक के रूप में बच्चों क्या करता है, भर्ती कर देता है। किसमें, मैसूर राज्य की सेना में। क्लियर, यहाँ तक नो एनी डाउट। ठीक है, आगे बढ़ें। भर्ती होने के पश्चात काफी प्रतिभाशाली था और काफी मतलब अपने पराक्रमशाली व्यक्ति था। कौन, आपका हैदर अली। और इसी पराक्रम के चलते हुए, ठीक है, 1755 में 1755 में इसको क्या करा गया, डिंडीगुल एक स्थान है बच्चों, वर्तमान में तमिलनाडु में है। डिंडीगुल बच्चों यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका है डिंडीगुल, वर्तमान में कहाँ है, तमिलनाडु। तो 1755 में डिंडीगुल का इसको किले का किलेदार बना दिया गया, मतलब इसको एक सैनिक अधिकारी रूप में नियुक्ति कर दी गई। इसको पूरा मालिक बना दिया गया डिंडीगुल का। ठीक है, तो डिंडीगुल यहाँ पर तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु में है। तो डिंडीगुल का एक बड़ा अधिकारी बना दिया गया और जो उसका किला था डिंडीगुल का, उस किले का मालिक कौन हो गया बच्चों, यही कौन, आपका हैदर अली। हैदर अली डिंडीगुल का किलेदार बनने के पश्चात इसने दो कार्य करे। इसने सबसे पहले कार्य करा, ये अनपढ़ था स्टार्टिंग में, इसने अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक ब्राह्मण था खांडे राव, उसकी नियुक्ति करी थी। और दूसरा इसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करा था, एक आधुनिक शस्त्रागार समझते हैं, जहाँ बहुत सारे हथियारों की व्यवस्था की गई थी, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जब 1755 में डिंडीगुल का मालिक बना तो इसने दो कार्य करे। दो कार्य कौन कौन से करे, एक तो इसने कार्य ये करा कि जो व्यक्ति था खांडे राव को अपने क्या बनाया, सलाहकार बनाया, एडवाइजर बनाया। और दूसरा डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना, क्योंकि जानता था कि अगर विदेशी शक्तियों से, चाहे वो आपका अंग्रेज हो, ठीक है, और साथ में नवाब था हैदराबाद का, मराठों से अगर झगड़ना हो तो स्वाभाविक सी वो झगड़ा तो हो गई, अगर उनसे बचना है, उनको हराना है, तो सेना को यूरोपीय पद्धति पे स्थापित करना जरूरी था। इसलिए उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग पे क्या करा था, तैयार किया था। और उसी पर्पज के उद्देश्य से, उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। क्लियर, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये प्रश्न बच्चों यहाँ पर कई बार आ चुका है, ये वाला, और ये पूछा गया कई बार है कि खांडे राव का संबंध किससे, तो आपका सीधा आंसर कहोगे किससे, हैदर अली से। कौन था ये खांडे राव हैदर अली का एडवाइजर था, सलाहकार था। क्लियर, हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। ठीक है, तो 1755 में यहाँ तक बात हो गई। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, लगातार हो क्या रहा था कि मराठे लगातार इस मैसूर राज्य पर अटैक कर रहे थे। मराठे 1753, 1754, 1757 और बच्चों 1759, इन 4 वर्षों में लगातार मराठों ने क्या करा था, इस मैसूर राज्य पर अटैक किया था। ठीक है, आक्रमण कर रहे थे कौन, मराठों द्वारा आक्रमण, और बच्चों आक्रमण किस पर हुआ था, ये सब आक्रमण किस पर हुए थे, मैसूर राज्य पर। ठीक है, इन चारों आक्रमण में जो पराजय का सामना करना पड़ा था, मैसूर राज्य को सामना करना पड़ा था, और हर बार स्थिति क्या थी, विचित्र रह गई थी, किसकी, मैसूर राज्य की। लेकिन हुआ क्या, जब 1755 में आपका डिंडीगुल का मालिक बना हैदर अली, तो उसने क्या करा, आगे चीज़ों को बेहतर तरीके से पेश किया, बढ़िया से उन चीज़ों को बेहतर बनाया। उसने करा क्या, 1759 में जो अटैक हुआ था मराठों का मैसूर राज्य पर, इसमें बड़ा पराक्रम दिखाया और अपनी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन किया था। किसने, हैदर अली ने। और बच्चों इस आक्रमण के दौरान उसकी प्रतिभाशाली शक्ति को देख करके, उसके साहस को देख करके नंजराज, है ना, नंजराज जो वित्त अधिकारी थे, वित्त मंत्री समझ लो आप, नंजराज बहुत ज़्यादा क्या हुआ बच्चों, प्रभावित हुआ।
बहुत ज़्यादा क्या हुआ बच्चों, प्रभावित हुआ। और इससे प्रभावित होकर के नंजराज ने 1759 में 1759 में मैसूर का सेनापति किसको बना दिया, हैदर अली को बना दिया। 1759 में नंजराज ने मैसूर, ये सिर्फ मैसूर शहर का, मैं पूरे मैसूर राज्य की बात नहीं कर रहा, मैसूर शहर की बात कर रहा हूँ। उस मैसूर शहर की पूरी सुरक्षा का दायित्व पूरे सब किसको दे दिया गया, हैदर अली को मिल गया। क्लियर, यहाँ तक हैदर अली को पूरी पावर मिल गई, हैदर अली बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर में आ गया। क्लियर। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो एक सामान्य सैनिक से भर्ती हुआ, धीरे धीरे बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गया, अब आप मैसूर की रक्षा करने लगा और वहाँ का बड़ा सेनापति बन गया। क्लियर। अब यहाँ पर गेम हुआ। अब गेम यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था, खांडेराव जो ब्राह्मण था जाति से, अब खांडेराव के साथ मिलके हैदर अली ने गेम खेला। बच्चों इसका नाम क्या था, खांडेराव। ठीक है, खांडेराव आप जानते हो कौन था, हैदर अली का एडवाइजर था, सलाहकार था। इसके साथ मिलकर के गेम क्या खेला हैदर अली ने, ये गेम खेला कि इसने खांडेराव जो जाकर खेला मैसूर राज्य की जो राजमाता थी, मैसूर राज्य की जो राजमाता थी उससे जाकर के मिला और उससे ये कहा कि नंजराज की शक्ति का समाप्त करना क्या है, आवश्यक है, और अगर हम उसकी शक्ति को समाप्त कर दें तो भविष्य का जो राजा बनेगा वो हैदर अली रहेगा और आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बहुत सारे वादे करे, कहीं ना कहीं राजमाता इसके प्रभाव में आ गई खांडेराव के, और फाइनली डिसाइड हो गया कि अगला राजा किसको बना दिया जाए, क्योंकि राजमाता षड्यंत्र में शामिल हो गई, खांडेराव शामिल हो गया और आपका हैदर अली एक बड़ी शक्ति बन चुका था, पहचान थी उसकी बड़ी राज्य में एक सैनिक अधिकारी के रूप में, है ना, तो काफ़ी लोग उससे प्रभावित भी थे। इन सब का फायदा उठा करके 1761 में, ठीक है, हैदर अली नंजराज को हटा करके, नंजराज का दमन करके, है ना, मैसूर का शासक बन बैठा। क्लियर। और मैसूर राज्य एक अपने इस समय पर चरम सीमा पर जा पहुंचा। इस प्रकार से बच्चों मैसूर का नया शासक कौन बना, वो बना आपका हैदर अली। क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़े। अब देखो हुआ क्या, हैदर अली सुल्तान बन गया, मतलब नवाब बन, यहाँ का शासक बन गया। खांडेराव की कहानी तो समझ में आ गई आपको। अब हुआ क्या, लगातार मराठों के अभी भी मैसूर राज्य पर आक्रमण हो रहे थे, जिसमें प्रमुख थे आपके जैसे कि 1700 आपके 64 में हुआ था, 1763 में, 1763 में हुआ था, फिर 1766 में हुआ था, और बच्चों 1771 में भी इस पर एक अटैक हुआ था। हमें जो महत्वपूर्ण है वो ये 3 आक्रमण हुए थे, और जो उस समय जो पेशवा था मराठों का वो था माधवराव। तो इस व्यक्ति के नेतृत्व में लगातार, है ना, आक्रमण हुए थे किस पर, आपके मैसूर राज्य पर, और इनमें पराजय किसकी हुई थी, कहीं हैदर अली की पराजित हुआ था, दुखी भी था। तो बहुत सारे कुछ छूट वगैरह या कुछ क्षेत्र वगैरह या कुछ टैक्स लगाने की अनुमति मराठों को हैदर अली ने दे दी थी, क्योंकि इनसे बचाव चाहता था, लगातार ये परेशान कर रहे थे। क्लियर। और जैसे ही 1772 में माधवराव की मृत्यु होती है, ठीक है, और मराठों से कहीं फ्री हो जाता है एक प्रकार से, कौन, आपका हैदर अली, क्योंकि आप जानते हो इधर पानीपत का तीसरा युद्ध भी हो चुका था। क्लियर। चलो आगे बढ़े। अब देखो हुआ क्या, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों इसके विषय में, ठीक है। और 2-4 बातें इसके बारे में, अब नॉर्मल ऐसे फैक्ट समझ लो आप उनको, कहानी तो यही है। बाकी इसके विषय में युद्ध हुए तो जब हम युद्ध पढ़ेंगे मैसूर युद्ध, उसके विषय में और ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। 2-4 बातें इसके बारे में, जैसे कि इसने क्या करा था, जो इसके तांबे के, हैदर अली की बात कर रहे हैं हम लोग, तांबे के और जो इसके सोने के सिक्के थे, किसके बच्चों, हैदर अली के, तांबे के और जो सोने के सिक्के थे हैदर अली के, इन पर क्या है बच्चों, शिव, पार्वती और विष्णु का अंकन मिलता है, ठीक है। तांबे सोना जो सिक्के थे, इन पर शिव का, पार्वती का, विष्णु का अंकन मिलता है। दूसरी बात, एक मंदिर है चामुंडेश्वरी मंदिर, चामुंडेश्वरी मंदिर, ठीक है। और ये मंदिर कहाँ है बच्चों, ये मंदिर है आपका यहाँ मैसूर में है। और इस मंदिर के लिए दान भी किसने दिया था बच्चों, वो दान दिया था आपका किसने, हैदर अली ने, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसके बारे में। और 2-4 बातें डिस्कस करते हैं इसके विषय में। जैसे कि आप जानते हो 1782 में, 1782 में इसकी क्या हो गई थी बच्चों, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी, तो वो आप जानते हो
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें बच्चों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु घायल हो गया था युद्ध में। उस युद्ध को जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उसको अच्छे समझेंगे कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ हमारा सामान्यतः परिचय किसका, हैदर अली का। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है, अब वो पढ़ना है बच्चों में टीपू सुल्तान। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों टीपू सुल्तान को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान, ठीक है बच्चों, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और रह गई यहाँ पर, आपका ये यहाँ मैसूर है, यहाँ पर बच्चों यहाँ एक स्थल है, उसका नाम है, लगभग यहाँ से 19 किलोमीटर मात्र दूरी है इसकी, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम ये जो है ये कर्नाटक की राजधानी, उस समय मैसूर राज्य की राजधानी थी। क्या थी, मैसूर राज्य की राजधानी कौन थी, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की अगर जन्म की बात करें, इसका जन्म कब हुआ था बच्चों, तो जन्म हुआ था 1750 में। पिता कौन था, आप इसके पिता को अच्छे से जानते हो, पिता कौन था, हैदर अली था। ठीक है, अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के विषय में। ठीक है, ठीक है, टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं अपने पिता से ज़्यादा शक्तिशाली था, उससे ज़्यादा दृढ़ निश्चय था, उससे ज़्यादा कहीं पावरफुल भी था। ठीक है, और इसलिए थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के विषय में एक स्टेटमेंट भी कहा है कि टीपू सुल्तान नई नई योजना लागू करने वाली एक अशांत आत्मा थी। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नई नई योजनाओं को अप्लाई करता रहता था। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे क्या हुआ था, उसने ये करा था कि जो हिंदू धर्म के जो हिंदू डे समझते हैं आप, दिन और वर्ष, तो टीपू सुल्तान के समय जो दिन और वर्ष हुआ करते थे, उनका जो नाम था वो हिंदू धर्म से रिलेटेड था। उसने क्या करा, इन दिन का और वर्षों का नाम क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दिए, और इनका नाम क्या करा, अरबी भाषा में कर दिया, या अरबी लैंग्वेज में कर दिया। और साथ ही साथ उसने हिंदू जो कैलेंडर चला आ रहा था उसको भी हटा करके अरबी कैलेंडर को एक नया कैलेंडर अप्लाई करा था। इसलिए थॉमस मुनरो ने यह बात कही थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को हम बेसिक ज़्यादा और डीपली समझेंगे कहाँ पर, हम जब पढ़ेंगे युद्ध, है ना। लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे आप इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। दो चार बातें इसके बारे में कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, तो देखो, क्योंकि भाई इसका पिता शासक था तो ये सीधा शासक ही बना, है ना। सेकंड युद्ध हुआ था आपका आंग्ल मैसूर, तो उसमें पिता की हत्या हो मृत्यु हो जाती 1782 में। तो राजगद्दी किसने संभाली थी, युद्ध किसने संभाला था, इसी ने संभाला था। 84 तक युद्ध हुआ था, वो 1784 तक। तो मैं इसकी बात करता हूँ टीपू सुल्तान की। पहली बात इसके विषय में वो ये थी, इसके समय क्या हुआ था, एक जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी। जैकोबिन क्लब की स्थापना, तो बच्चों जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके समय हुई थी, टीपू सुल्तान के समय ही हुई थी। अब पूछे आपसे जैकोबिन क्लब क्या है, तो आपको शॉर्ट में बताऊं, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, उस फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता के लिए और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए क्लब की स्थापना हुई थी। जो लड़ता था मध्यम वर्गीय लोगों का एक समूह था जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं संघर्षरत रहता था अपने अधिकारों को स्वतंत्रता के लिए, तो वही था जैकोबिन क्लब। तो इसकी स्थापना हुई कहाँ थी आपसे पूछेगा, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों श्रीरंगपट्टनम। ये रहा श्रीरंगपट्टनम, राजधानी थी मैसूर की। किसने की थी बच्चों, तो ये की थी फ्रांसीसी सैनिकों ने की थी। ठीक है, इसके साथ साथ श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान ने बच्चों स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है, कहाँ लगाया था, श्रीरंगपट्टनम में ही लगाया था। एक बात और, जब जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी, इसका सदस्य कौन बन गया बच्चों, इसका सदस्य बना टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान क्या हुआ बच्चों, इसका सदस्य बना। और टीपू सुल्तान इसके सदस्य बनने के बाद स्वयं को टीपू नागरिक कहता था, ना कि सुल्तान शब्द पूरा यूज करता था। ठीक है, अच्छा सुल्तान शब्द से याद आया, टीपू सुल्तान, जो सुल्तान शब्द है यहाँ सुल्तान किसी पद को शो नहीं करता है। टीपू सुल्तान एक नाम है, यहाँ सुल्तान शब्द क्या है,
टीपू के साथ जुड़ा हुआ टीपू सुल्तान का नाम का ही भाग है। यह सुल्तान किसी उपाधि को, किसी राजा को शो नहीं करता। तो टीपू सुल्तान एक व्यक्ति का नाम है, सुल्तान कोई उपाधि नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसने ये सब चीजें होती और इसके साथ साथ में हम डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। हुआ क्या था, इसने दो हिंदू थे उनको अपना मंत्री बनाया था। बाई चांस आपसे पूछ ले कि भाई कौन हिंदू मंत्री थे जो उस मंत्री का नाम देगा, कहीं इनका संबंध किससे रहा है। तो एक तो था आपका पूर्णिया और एक था बच्चा आपको कृष्णराव। ये दोनों जो थे टीपू सुल्तान के समय उसके हिंदू मंत्री रहे थे, पूर्णिया और कृष्णराव। ठीक है, आगे डिस्कस करें। बिल्कुल। एक व्यक्ति और था कैप्टन रियो। जिस प्रकार से हैदर अली अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पे स्थापित करना चाहता था, उसी प्रकार से इसने टीपू सुल्तान ने भी हेल्प की थी, मतलब उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। कैप्टन रियो फ्रांसीसी था और इसके नेतृत्व में, कैप्टन रियो के नेतृत्व में इसने मैसूर राजा को, मैसूर सैनिकों को, मैसूर सेना को क्या दिया था, ट्रेनिंग दी थी, प्रशिक्षण दिया था कि वो बेहतर तरीके से यूरोपीय पद्धति को अपना सकें। क्लियर, आगे बढ़े। दूसरी बात, टीपू सुल्तान ने बच्चों बहुत सारे दूतमंडल भेजे थे। क्या भेजे थे? दूतमंडल। यहां से प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विदेशों में अपने दूतमंडल भेजे थे? तो वो बच्चों कौन था? टीपू सुल्तान था। कहाँ कहाँ भेजे थे? इसने अरब देशों में भेजे थे, इसने बच्चों तुर्की भेजा था अपना दूतमंडल, इसने बच्चों फ्रांस भी भेजा था। ठीक है, इसने बच्चों कुस्तुनतुनिया भेजा था। ठीक है, और इसने कहाँ भेजा था बच्चों? और इसके साथ इसने अफगानिस्तान भेजा था, अफगानिस्तान। और इसने भेजा था कहाँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, और इसने भेजा मॉरिशस भेजा था इसने, मॉरिशस। इन सब देशों में टीपू सुल्तान ने, है ना, अपने दूतमंडल भेजे थे कहीं ना कहीं विदेशी सहायता को प्राप्त करने के लिए या उनसे अपने अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, क्योंकि इसका युद्ध किससे चल रहा था? अंग्रेजों से चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। और बात करते हैं इसके विषय में। टीपू सुल्तान के 2-4 फैक्ट और हैं बच्चों, यहाँ से प्रश्न आता रहता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ 2-4 फैक्ट और हैं। यहाँ पर बच्चों एक स्थल है, यहाँ एक स्थल है, इस स्थल का नाम है श्रृंगेरी। कहाँ पर बच्चों? कर्नाटक में ही है। तो श्रृंगेरी है, तो श्रृंगेरी पत्र प्राप्त हुआ था अभी हाल ही कुछ वर्षों पूर्व, श्रृंगेरी पत्र प्राप्त हुआ है। और इस श्रृंगेरी पत्र के अनुसार 1791 में, 1791 में, ठीक है, इस श्रृंगेरी पर मराठों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। मराठों ने आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के दौरान एक मंदिर क्या हुआ था? नष्ट हो गया था। ठीक है, तो उस मंदिर की मरम्मत जो कराई थी बच्चों, वो किसने कराई थी? टीपू सुल्तान ने ही कराई थी। क्लियर, तो पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इस चीज को भी। दूसरा आपसे पूछेगा श्रृंगेरी पत्र का संबंध किससे है? तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। उसमें किसके आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मराठों का। क्लियर। दूसरा, एक शारदा देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी, है ना, मूर्ति की स्थापना की गई थी। और इस मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी? टीपू सुल्तान ने ही करवाई थी। इसमें धन खर्चा सब किसने उठाया था? टीपू सुल्तान ने। क्लियर। दूसरी बात बच्चों, तीसरी बात ये है कि ये जो मैसूर है, यहाँ मैसूर का जो किला था, इस किले के अंदर एक मंदिर था और उस मंदिर में जो पूजा होती थी, श्री रंगनाथ नरसिंह भगवान की पूजा होती थी, या इसको इनका जो दूसरा नाम मिलता है गंगाधरेश्वर, कुछ ऐसे नाम मिलता है। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम है बच्चों। तो इनकी पूजा कहाँ होती थी? मैसूर किले के अंदर, यहाँ मैसूर किले के अंदर इनकी पूजा हुआ करती थी। और इसने, टीपू सुल्तान ने कभी भी इनकी पूजा में किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं की, कभी भी इनकी पूजा का विरोध नहीं किया। क्लियर। और मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, एक ब्रिटिश इतिहासकार है मिल, एक कौन इतिहासकार? ब्रिटिश मिल ने तो यहाँ तक कहा है कि टीपू सुल्तान जो श्री रंगनाथ नरसिंह थे, इनका जो मंदिर था मैसूर में, किले के अंदर था,
जहाँ टीपू भी रहता था उस किले में, उसी किले के अंदर था। मिल के अनुसार इस मंदिर में पूजा करता था कौन? टीपू सुल्तान। और ये भी कहा है कि टीपू सुल्तान की जो सिक्के हैं उस पर शिव और पार्वती का अंकन भी मिलता है। ये सब बातें किसने कही हैं बच्चों? मिलने कही हैं। किसके विषय में? टीपू सुल्तान के विषय में। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आज केवल ये समझा कि किस प्रकार से वाडियार वंश की स्थापना हुई थी, किस प्रकार से हैदर अली ने सत्ता को हथियाया था, और किस प्रकार से हैदर अली ने चीज़ों को आगे बढ़ाया और आगे चल के उसका पुत्र शासक बना, और किस प्रकार से टीपू सुल्तान ने चीज़ों को आगे बढ़ाया और बहुत सारे कार्य किए थे जिनको हमने आज जाना। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी, यानी कि कल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा आपको आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध। ठीक है, उस युद्ध में हैदर अली और अंग्रेज किस प्रकार से आपस में उलझे थे, मराठों ने किसका साथ दिया, कब किसका साथ दिया, निजाम ने किसका साथ दिया, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, अगर वास्तव में अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, लग रहा है कि हाँ हम लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पर, लग रहा है अगर आपको ऐसा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि आपके लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने से हम लोग प्रेरित होते हैं, विश्वास कीजिएगा। और आपके कमेंट का तो विशेष रूप से इंतजार रहता है कि आप कमेंट करें, उस कमेंट को पढ़ के हमें थोड़ा सा एक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ मिलेंगे उसमें और बात करते हैं इस टॉपिक को।